नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 से पाठ 4 नन्हा फनकार। तो ये रिमझिम पाठ्य पुस्तक की है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कक्षा 5 पाठ 4 नन्हा फनकार। तो पहले समझते हैं नन्हा फनकार का अर्थ। नन्हा यानी छोटा बच्चा। यहाँ चित्र में देखिए, फनकार यानी कलाकार, जिसे आप आर्टिस्ट कहते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ कला होती है, कोई ना कोई प्रतिभा होती है, तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं? कलाकार या फनकार। तो नन्हा फनकार। आज की कक्षा में हम भाग 1 पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 4 नन्हा फनकार। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, देखिए चित्रों के द्वारा दिखा रहे हैं। छेनी हथौड़ा, ये छेनी और हथौड़ा है, इसकी मदद से काम किया जाता है। ये देखिए पत्थरों पे इस तरीके से छेनी हथौड़ा से पत्थर पर नक्काशी की जाती है, यानी कोई भी डिजाइन जो है उभारा जाता है। ये देखिए यहाँ पे छेनी और हथौड़े की सहायता से आप मंदिरों में या जो पुराने किले हैं उनमें जो भी डिजाइन, जो भी नक्काशी देखते हैं, वो इसकी सहायता से की जाती है। तो इसे छेनी और हथौड़ा कहते हैं। कहानी में कुछ पात्र आए हैं, तो देखिए अकबर, बादशाह अकबर हैं ये, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और एक लड़का है जिसका नाम है केशव, और एक सैनिक या आप पहरेदार भी बोल सकते हैं, वो इस कहानी में आए हैं। तो चलिए आगे। इस कहानी का जो उद्देश्य है ये समझते हैं एक छोटे से प्रवाह चार्ट के द्वारा। जो भारतीय कलाकारी और ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, जो भारत के जो विभिन्न ऐतिहासिक, जिसे आप मॉन्यूमेंट इमारत कहते हैं, उनकी जानकारी। और तो इसमें एक बाल प्रतिभा यानी बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में बताया गया। और हस्तकला यानी हाथ की शिल्पकारी, क्योंकि इस समय जो है अभी ज्यादातर काम वर्क जो है मशीनों के द्वारा होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हस्तकला का विवरण दिया गया है। नक्काशी यानी डिजाइन्स बनाना। तो अब चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। यानी वह लड़का, यहाँ पे देखिए सर्वनाम से शुरू किया गया है पाठ, लड़के का नाम जो है नहीं बताया गया है यहाँ पर। तो उसने जो है मन चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर यानी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें स्क्वायर होता है, उसे हम कहते हैं हिंदी में चौकोर। लाल पत्थर यानी रेड कलर का स्टोन। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। यानी बुदबुदाने का अर्थ है, यहाँ देखिए धीरे से कहना, कोई भी बात मन में धीरे से कहना या अस्पष्ट बोलना, किसी को सुनाई ना दे और हम अपनी बात कह लें। तो प्रार्थना बुदबुदाई और उठाकर अपने काम में जुट गया। यानी जब भी हम बच्चों कुछ काम शुरू करते हैं तो सुबह कैसे उसकी शुरुआत करते हैं? कोई भी प्रेयर करके यानी प्रार्थना करके। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। यानी कुछ दिन पहले ही उसने पत्थरों पे ये सब काम करना, कतारें और कड़ियां। ये देखिए कड़ियां, इस तरीके की कड़ियां यानी डिजाइन।
उकेरना जो है शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो वह लड़का जो था उसने क्या करा, एक अधबनी, अधबनी मतलब इनकम्प्लीट, अधूरी जिसे आप कहेंगे, छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। यानी हाफ बनी हुई एक घंटी जो है उसने उठाई, फिर उसके बाद ये छेनी की जो नोक है इस पे टिकाई और सावधानी पूर्वक मतलब केयरफुली, वह बहुत ही ध्यान पूर्वक उस पे जो है हथौड़ी टिकाई और अपना काम शुरू कर दिया, नक्काशी का काम शुरू कर दिया बच्चों। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरंचे छितरा जाती। यानी जब हम पत्थर पे कोई चीज मारते हैं तो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं, तो वैसे ही जब वो पत्थर पे छेनी हथौड़े से वार कर रहा था, तो जो कटाव, कटाव यानी जो कटिंग, जो डिजाइन उभर कर आ रही थी बच्चों, उसमें से किरंचे, किरचे, किरचे यानी छोटे छोटे पत्थर के कण, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ही पत्थर के छोटे छोटे कण छितरा जाते और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो आंखों में आने की वजह से वो क्या करता था, आंखों को आधा बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था, यानी और साथ में कुछ गाना भी गाने लगता था। गुनगुनाना यानी मन ही मन में किसी चीज को गाना। चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो जो उसके आसपास और लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, सेम वही काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था। जो अब देखिए इस बच्चे का नाम अब बताया गया है। तो वह के प्लेस पे यहाँ पे अब नाम दिया गया है केशव। तो केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। तो अभी वो अपना काम जो है कर ही रहा था, यानी उसने अभी स्टार्ट ही किया था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन्स उकेर सकता था। यानी उसके पिता ने एक बार उसको करके दिखाया और उसने जो भी ये डिजाइन है देखिए वो करने लग गया। घुमावदार यानी ऐसे गोल गोल घुमा हुआ, ठीक है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से सब उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। यानी उसने जो भी काम अभी तक किया था उसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल जो कठिन कार्य था वो क्या था, ये जो घंटियां हैं इन घंटियों को बनाना, इसके ऊपर जो नक्काशी है, जो डिजाइन है, ये सबसे ज्यादा टफ था यानी हार्ड था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस वेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। मतलब केशव को अपने ऊपर विश्वास था, ट्रस्ट था बच्चों, कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो बारीक जालियां यानी बहुत ही लाइट, बहुत ही पतला वर्क, देखिए जैसे यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर, बहुत बारीक वर्क है, ठीक है। तो वो उसने सोच कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस तरीके के वो जरूर बना पाएगा। तो महीन नफीस बेल बूटे, बेल बूटे यानी देखिए बेल, फ्लावर्स की जो बेलें होती हैं, बेल और बूटे जो इसमें फूल वगैरह लगे होते हैं। कमल के फूल यानी लोटस फ्लावर, ये देखिए जैसे ये है बहुत सुंदर। लहराते हुए सांप और इटलार कर चलते हुए घोड़े, यानी जैसे सांप ऐसे ऐसे लहरा के चलता है तो ऐसे डिजाइन्स वाला, या घोड़ों की डिजाइन, ये सब वो बड़ा जब होगा तब तक वो बना पाएगा। उसे अपने ऊपर विश्वास था। और कैसे, जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिता, उसके माता पिता
गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी जब ये केशव बॉर्न भी नहीं हुआ था बच्चों, उसके जो मदर और फादर थे, माता और पिता, वो गुजरात से कहाँ शिफ्ट हो गए? आगरा शिफ्ट हो गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। तो उस समय जो बादशाह अकबर थे, वो आगरे का जो किला है वो बनवा रहे थे, क्योंकि इस पार्ट में उस किले के बारे में बताया गया है। और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। यानी जो उसके केशव के जो पिता थे, जो आगरे का किला बन रहा था, वहीं पर उनको क्या मिल गया था? काम मिल गया था। केशव का जन्म, तो यहाँ देखिए कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपने इस पेज में जो भी आए हैं यहाँ पे, तो पढ़ते समय आप इन्हें एक बार ध्यान दीजिएगा, तब आपको और अच्छे से। चलिए अब देखिए, केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। यानी केशव भी कहाँ बॉर्न हुआ था? आगरे में। वे उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। यानी उसे जो उनका जो पुश्तैनी गांव था, उसको वहां जाने का उसे मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी यानी पूर्वजों का, जैसे आपके दादा दादी है, उनके दादा दादी, तो वो आपका पुश्तैनी घर कहलाएगा। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। यानी आगरा ही उसका, जो उसकी गलियां थी आगरे की, वही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं पड़ी। यानी सभी जगह ये छेनी और हथौड़े की, जितने भी लोग थे वहां पे सब काम कर रहे थे, तो इसीलिए उसे जो है किसी के आने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। यानी अचानक पीछे से एक आवाज आई जब उसके कानों में, तो वह चौंक गया। चौंकना यानी कोई अगर सडन आपको आवाज दे अचानक, तो आप क्या होगे? चौंक जाओगे ना। माशा अल्लाह, तो क्या आवाज आई उसके कानों में? माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो उसके कानों में क्या आवाज आई कि माशा अल्लाह, कितने सुंदर घंटियां हैं, ये आपने खुद बनाई हैं। तो जब उसने ये आवाज सुनी, पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई, तो उसे एक आदमी दिखा। तो जब ये आवाज उसने सुनी बच्चों, माशा अल्लाह यानी जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वाओ, एक्सीलेंट, ऐसे ही हिंदी में बोलते हैं बहुत सुंदर, बहुत खूब, तो ऐसे ही ये उर्दू का शब्द है माशा अल्लाह। तो जब उसने ये आवाज सुनी बच्चों, तो उससे पीछे मुड़ के देखा। बेशक, तो उसने थोड़े रौब के साथ, एटीट्यूड के साथ बड़ा जवाब दिया, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? तो उसने क्या कहा? बेशक मैंने ही बनाई है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ? मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। उसने क्या कहा? कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी यानी वेरी रूटली, ओके, बहुत ही कड़वाहट के साथ, या कटुता भी बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तराशना यानी किसी, जैसे स्टोन के एक टुकड़े को एक आकार देना, एक रचना देना, सुंदर चीज में चेंज करना, यानी बदलना। तो जैसे ये पत्थर लेता था और पत्थरों को उसके बाद किसका रूप दे रहा था? ये घंटियों का रूप, यानी तराश कर पत्थर को घंटी बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे। दिखता तो है, तो उस व्यक्ति ने क्या आंसर दिया? दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो उसने क्या कहा? लग तो रहा है, लेकिन आप इतने छोटे लग रहे हो। वह आदमी हंसते हुए बोला। तो वह आदमी जो था वो हंसा और बोला, मैं 10 साल का हूं। उसने क्या कहा? जब उसने ऐसा कहा तो केशव ने कैसे कहा? मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तो पास में कोई पत्थर पड़ा होगा, तो वहां पर वो आदमी बैठ गया और वो बैठकर बोलता है, तब तो काफी बड़े हो। तो उन्होंने क्या कहा?
तब तो आप काफी बड़े हो, यानी 10 साल काफी बड़ी एज है। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो यानी वो व्यक्ति अपनी बात शेयर कर रहा है। उन्होंने क्या कहा कि जब मैं 13 साल का था तब मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया, यानी मैं भी एक जो वार है उसमें फाइट की थी, यानी पार्टिसिपेट किया था। जैसे केशव अब उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि वो उसके सामने आकर बैठ गया था पत्थर पे, है ना। तो वो अब उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, यानी जो उसकी एज थी वो 30 के ऊपर थी। कद मझोला, वह सफेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, उसकी उम्र 30 से ऊपर होगी, यानी 30 से ऊपर होगा उसका कद। कद यानी हाइट। मझोला, मझोला यानी मीडियम। जैसे यहाँ पे अगर एक ही एज के दो बच्चे हैं, अभी देखिए दोनों की हाइट जो कद है वो समान है, और एक थोड़ा मिडिल में यानी मझोला बीच में, ठीक है। वह सफेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए था। सफेद अंगरखा यानी ये जो कपड़े होते हैं, जो राजा महाराजाओं की पोशाक होती है, इसे अंगरखा, और वो सफेद रंग का था। और उनके जो बाल थे वो बड़े बाल थे, लंबे थे, लेकिन लाल रंग की, रेड कलर की जो टर्बन, जो पगड़ी थी, उसी के अंदर क्या थे, कवर कर रखे थे, यानी ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो केशव ने क्या सोचा, देखिए यहाँ, जिसके पास बहुत धन हो, उसने क्या सोचा कि बहुत बड़ा आदमी है। जैसे रिच पर्सन बोलते हैं ना हम किसी को देख के, तो ऐसे ही उसने क्या सोचा कि ये बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, यानी उस आदमी के गले में जो मोतियों की माला थी, मोती यानी पर्ल्स, क्योंकि पर्ल्स बहुत कॉस्टली होती है ना बच्चों। तो उसने सोचा कि आम आदमी तो खरीद नहीं सकता है, तो ये कोई बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत धन या पैसा या दौलत है, जिससे उसने ये सब खरीदा है। उसके गले में मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों, अंगूठी यानी रिंग्स, ठीक है, को देखते हुए सोचा। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी केशव उनको व्यक्तित्व यानी उनकी पूरी बॉडी या उनको पूरा देखना, मुआयना यानी ऊपर से नीचे तक देखना। जैसे हम ऊपर से नीचे तक किसी को निहारते हैं ना, देखते हैं, तो ऐसे ही केशव भी कर रहा था। लेकिन तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा किया। इशारा करना यानी संकेत करना। इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। क्या कहा उन्होंने कि ये जो लड़ी है इसमें अभी काफी काम जो है बाकी यानी पेंडिंग है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, यानी उस प्रश्न का उत्तर केशव देता, तब तक क्या हुआ, उसने किसी, तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो यहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। तो केशव जो था उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था, लेकिन उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यानी वो जो है उत्तर देना चाहता था, लेकिन उसने किसी की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। यानी कोई और नहीं था, कौन था, महल का पहरेदार था। अब देखिए उस पहरेदार ने अपनी बात कैसे शुरू की है, हुजूर, माफ करें। हुजूर यानी जब हम किसी को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आदर सूचक। ओके, या जैसे हम इंग्लिश में सर, मैम, श्रीमान, तो ऐसे ही यहाँ पे हुजूर। अब उसने पहले ही माफ करें यानी
पहले ही उसने जो है सॉरी बोल दिया। देखिए, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, मतलब मुझे नहीं पता कि आप आने वाले हैं। हांफते हुए उसने कहा। हांफना यानी जब हम जैसे भागते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है बच्चों तेज हो जाती है ना, तो ब्रीथिंग ऐसे, तो इसको बोलते हैं हांफना। तो हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। जब उसने ये कहा तो उसके बाद उसने मुड़ करके यानी टर्न करके भौचक यानी हैरान होकर होकर किसे कहा, केशव को घूरते हुए कहा। घूरना यानी बुरी नजरों से ऐसे देखना। ठीक है। घूरते हुए क्या बोला, बेवकूफ खड़ा हो। तो केशव से क्या कहा उसने, बेवकूफ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर सलाम कर इन्हें। तो उसने क्या कहा कि बेवकूफ जो बादशाह अकबर है, जो हुजूर आला है, उनके सामने तूने बैठने की हिम्मत कैसे की, खड़े हो और उन्हें क्या कर, सलाम कर। सलाम यानी जैसे हम नमस्कार करते हैं ऐसी प्रणाम करना, यानी राजा महाराजाओं को पहले झुक करके उनका अभिवादन करते थे यानी सलाम करते थे। अब केशव का माथा ठनका। केशव का माथा ठनकने का अर्थ है, देखिए अब केशव जो है कुछ सोचने लगा। तो यहाँ पे देखिए जरूरत का भी अर्थ है, यहाँ पे जरूरत यानी बुरे काम के लिए किए जाने वाला साहस या दुस्साहस भी बोलते हैं। तो उसका जो है माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, मतलब अब कुछ कुछ बातें उसे समझ में आ रही थी। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब जैसे कभी कभी हम कंफ्यूज जाते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसे ही वो उसके हाथ में जो छेनी थी जिससे वो काम कर रहा था बच्चों, वो छूटकर नीचे गिर गई और जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, तो वो मन में सोचने लगा बच्चों की कहीं ये राजा जो बादशाह थे वो अकबर तो नहीं है ये। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। उसने क्या किया, जैसे उसे पता चला और उसने क्या किया, झुक करके सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से आंखों को देखने लगा। यानी जो खरगोश होता है, जो रैबिट होता है, उसकी जो आंखें हैं उसकी तरह इधर से इधर देखने लगा। किसे, बादशाह अकबर को। ठीक है। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। तो अकबर जो बादशाह थे, उनको जो पहरेदार जो आया था उसकी जो दखल अंदाजी थी वो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यानी किसी का इंटरप्ट करना उनको बीच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। खींच कर यानी गुस्से से। देखिए, तो उन्होंने कैसे कहा, गुस्से से जो है वहां से उसको जाने के लिए कहा। ठीक है सिपाही। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उसने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, अभी कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया। जो पहरेदार था वो तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। जो पहरेदार था वो तो चला गया, लेकिन अब उसे क्या था, असमंजस यानी कंफ्यूज होना, कि अब वो सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। क्योंकि पहले तो उसे पता नहीं था कि ये बादशाह अकबर है, तो वो फ्रीली बिल्कुल बात कर रहा था। लेकिन जब अब उसे पता चल गया कि बादशाह अकबर है, तब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तो वो मन में सोच रहा था कि मैं फिर से बैठकर अपना काम शुरू कर दूं या फिर जो बादशाह है उनके हुक्म यानी आदेश का इंतजार करूं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। जो उसका हार्ट था, वो उसकी जो हार्ट बीट थी वो धक धक अभी भी जोर से कर रही थी। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन अब उसे उतना डर
नहीं लग रहा था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। क्यों उसे डर नहीं लग रहा था? क्योंकि जो अकबर थे, बादशाह अकबर, वो इसकी तरफ देख करके प्यार से मुस्कुरा रहे थे। देखो बच्चों, जब कोई हमें किसी से अगर हमें डर लगता है, तो अगर कोई हमारी ओर प्यार से मुस्कुरा कर देखने लगे तो हमारा डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो सेम ऐसे ही केशव के साथ भी हुआ। तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें पढ़िएगा। अब देखिए, तो उन्होंने अब कैसे अकबर ने वार्तालाप शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा, नरम यानी सॉफ्ट वॉइस में, तुम्हारा नाम क्या है? उसने क्या उत्तर दिया? केशव। उसने नपा तुला जवाब दिया। नपा तुला जवाब का अर्थ होता है जैसे जितना क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसका उतना ही जवाब देना। सिर्फ केशव कहा उसने। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो बादशाह अकबर ने क्या पूछा उससे प्रश्न? क्या तुम मुझे नक्काशी यानी ये जो डिजाइन जो आप बना रहे हो, ये करना मुझे सिखाओगे? अब उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब उसे उलझन यानी उसे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ कहूं या ना कहूं, क्योंकि बादशाह थे, अब मैं हाँ भी ना भी नहीं कह सकता। ठीक है, तब उसने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़े का भी इंतजाम करना होगा। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, मतलब अब आप मुझे सिखाओगे तो आपको मेरे लिए किस किस चीज का इंतजाम करना पड़ेगा? छेनी और हथौड़े। इंतजाम यानी अरेंजमेंट। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। यानी वो भाग करके फुर्ती यानी बहुत ही स्पीड से गया, और उनके जो पिता थे, क्योंकि वो भी वही कार्य करते थे ना, तो इसीलिए उनका जो छेनी हथौड़ा था उसको उठाकर लेकर के आ गया। उल्टे पांव वापस आने का अर्थ है वहां पे बिल्कुल भी आराम नहीं करना। जैसे ही वो गया था भागकर, वैसे ही भागकर वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। तो दोस्ताना यानी जैसे फ्रेंड होते हैं तो फ्रेंडली हो जाते हैं हम किसी के साथ, तो ऐसे ही जो अकबर थे बादशाह, वो भी केशव के साथ जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है। तो उसके पास बैठने के बाद क्या पूछते हैं? ठीक है, मतलब मैं ठीक से बैठा हूं ना। अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। तो जो केशव था, उसने जो बादशाह अकबर थे उनकी तरफ कैसे देखा? संदेह। संदेह यानी जैसे कोई डाउट हो। ठीक है, तो ऐसी नजरों से उन अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों उसे संदेह था बच्चों? क्योंकि वो एक बादशाह थे और वो जमीन पर बैठ गए, पहली बात तो ये उसके साथ। और फिर अब वो जमीन पर बैठ करके जो कार्य केशव कर रहा था, घंटियां बनाना, नक्काशी करना, वही कार्य वो भी करने के लिए कह रहे थे, है ना। और उससे पूछ रहे थे, तो उसे संदेह था कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े बादशाह जो हैं, वो ये काम सीखेंगे क्या? तो इसीलिए संदेह था। तो उसने इसीलिए पूछा, क्यों नहीं? तो क्या उत्तर आया? क्यों नहीं, वाई नॉट। मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो अकबर ने क्या कहा? यस, मुझे ट्रस्ट है कि मैं भी आपसे सीख लूंगा। नहीं नहीं, तो उसने केशव ने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। उसने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। सकपका गया यानी जैसे चौंक कर या आश्चर्य हो जाती है ना, सरप्राइज हो जाती है, तो ऐसे ही वो भी सकपका गया।
समटाइम अभी कभी कभी अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम कोई आंसर देते हैं, लेकिन बाद में हम कहते नहीं नहीं हम ये आंसर नहीं ये वाला देना चाहते थे, तो ऐसे शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। उसने क्या कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हो और आप इस तरीके से जमीन पे बैठकर मेरे साथ ये नक्काशी सीखोगे तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं, बादशाह होते हैं, उनका एक रुतबा होता है वो। तो वो मन में सोच करके वो ये बात कह रहा है। अकबर हंसकर बोले, तो जो अकबर थे वो हंसे और हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी दलिया ढोने में किसी की मदद की थी। तो वो थोड़े हंसे और हंसकर क्या बोले, पिछले हफ्ते यानी जो लास्ट वीक है, उसमें मैंने एक मिट्टी यानी मड से भरी हुई बास्केट जो डलिया है उसको उठाने में किसी की मदद की थी, यानी किसी की सहायता की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो कि बादशाह अकबर ने पूछा कि ये जो वर्क है क्या इससे भी ज्यादा हार्ड है, इससे भी मुश्किल है? तो ये जो है केशव से बात करते हुए वो बता रहे, देखिए केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, यानी असमंजस यानी दुविधा में, कठिनाई में, कंफ्यूजन। जैसे कभी कभी हमें समझ में नहीं आता क्या करें, तो ऐसे ही वो भी किसमें था, असमंजस यानी कठिनाई में या दुविधा में। वह अकबर के पास बैठ गया, तो जहां पर अकबर बैठे थे उनके पास में बैठ गया और छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। यानी जैसे अगर हम ड्राइंग सीखने जाते हैं तो ब्रश कैसे पकड़ना है वो हमें सिखाया जाता है ना, तो सेम ऐसे ही वो अकबर को सिखाने लगा कि छेनी को कैसे पकड़ना है और हथौड़े से कैसे मारना है। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। यानी जैसे केशव के पिता ने केशव को सिखाया था छेनी को कैसे पकड़ना है, हथौड़े को कैसे पकड़ना है, वैसे ही सेम उसने बादशाह अकबर को सिखाया। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। यानी कोयले यानी कोल, कोल लेकर के स्टोन पे एक डिजाइन बना दी इस तरीके की, और उससे क्या कि लकीरें खींचकर आसान सा नमूना, नमूना यानी पैटर्न, कोई भी एक आसान सी जो डिजाइन थी वो बनाई। और गंभीरता से कहा, गंभीरता यानी बहुत ही सिंसियरली, गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना। उसने क्या कहा, ये जो मैंने लाइन, ये जो पैटर्न बनाया है, सिर्फ इन्हीं लाइंस को आपको ध्यान से तराशना है, यानी बहुत ध्यान से इस डिजाइन को बनाना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। तो जो अकबर थे उन्होंने पत्थर के ऊपर छेनी यानी जो लोहे की छेनी थी उसको रखा और जोर से वार किया, यानी जोर से मारा, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। तो उससे जो कटिंग थी, जो डिजाइन थी, वो यहाँ तक कटनी थी, लेकिन कहाँ तक कट गई, ऐसे बहुत ज्यादा कट गया। पत्थर का जो टुकड़ा था वो ज्यादा कट गया बच्चों। अरे अरे, नहीं नहीं, अब देखिए केशव कैसे बोल रहा है, अरे अरे, नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। जैसे एक टीचर जो होता है गलती पकड़ता है, तो सेम वैसे ही उसने बादशाह अकबर की गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, यानी जो हथौड़ा है, जो हैमर है, उसको कैसे मारना है, बहुत धीरे से, आहिस्ता यानी धीरे से, धीरे से मारना है, ऐसे ऐसे। तो उसने उनको करके दिखाया, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। और उसने एडवाइस भी दी, देखिए सलाह भी दी कि अपनी जो आंखें हैं उसे क्या करके रखे, थोड़ी सी मीच कर रखना। मीचना यानी आधी बंद करना और आधी
खोलना, नहीं तो जो पत्थर के छोटे टुकड़े हैं ना टूट कर जो आ रहे हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, आपकी आंखों में चले जाएंगे। ठीक है। तो अकबर मुस्कुराए। तो ये जब सुना उन्होंने तो अकबर क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। तो जब अकबर मुस्कुराए बच्चों, तो केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। यानी वो भूल गया था कि जो उसके पास में बैठ के जो नक्काशी सीख रहा है वो कौन था, हिंदुस्तान का बादशाह था, जिसका राज पूरे हिंदुस्तान पे चल रहा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने आप की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। यानी एक अनाड़ी जिसको जो चीज सीख रहा है उसको उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होना। तो एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यानी क्योंकि अभी वो वहां पे एज ए टीचर सिखा रहा था, तो टीचर बच्चे को पर जैसे धाक जमाते तो ऐसे ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था, यानी मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था। तो जो बादशाह अकबर जो कर रहे थे नक्काशी, तो वो केशव जो है बहुत ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, यानी वो कैसे डिजाइन बना रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर वह फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। यानी जैसी अगर बादशाह अकबर थोड़ी सी गलती करती थी तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में ऐसे उसकी ये जो त्योरियां हैं, यानी जो आईब्रोज होती हैं जिसको हम बोलते हैं, वो चढ़ जाती थी। यानी गुस्से से ऐसे रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया जैसे हम कहते हैं, तो ऐसे ही उसकी जो त्योरियां हैं वो चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या। तो जब उसके जो फेस का ऐसा रिएक्शन देखते थे, वो चेहरे को देखते थे और उससे फिर पूछते थे, केशव मतलब मैंने सही काम नहीं किया है क्या। और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, यानी अगर सही किया होता तो हाँ करता, अगर नहीं किया होता तो ना। सर से अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान यानी आराम से। तो अकबर जो है आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। यानी अकबर ने अपना जो काम है करना बंद कर दिया और केशव को आराम से बच्चों देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि संग आसपास मौजूद मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। यानी इन दोनों को पता ही नहीं चला इनके आसपास जो और लोग हैं वो इनको कितने ध्यान से, संगत राष्ट्र यानी जो उनके साथ जो काम करने वाले हैं, जो सेम वर्क कर रहे हैं वहीं पे आसपास बैठ करके, उसे कहेंगे हम संगत राष्ट्र। जैसे अगर टीचर है तो टीचर के साथ जो लोग काम करते हैं और टीचर से तो वो उनके क्या कोलीग कहलाएंगे ना, तो ऐसे ही सेम संगत राष्ट्र जो पत्थरों का काम कर रहे थे वहां पे, तो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी अकबर ने क्या नोट किया कि जो पत्थर पे जो डिजाइन उसने कोयले से जो बना रखे थे, सिर्फ उनको ही नहीं वो उकेर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा जो है अपनी तरफ से उसमें और डिजाइन क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। ठीक है। तो उससे जो नमूना है, जो डिजाइन है, और ज्यादा सुंदर लग रहे थे, यानी खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो इस केशव के काम करने के वे ऑफ द वर्किंग अकबर ने नोट किया। ठीक है। कि जो उसके काम करने का अंदाज है, तरीका है, उससे उसे लगा
पता चल गया कि वो जब बड़ा होगा तो एक दिन बहुत बड़ा क्या बनेगा, फनकार यानी कलाकार या आर्टिस्ट जिसे आप कहोगे। तो इसीलिए लेसन का नाम क्या है, नन्हा फनकार। तो उसने क्या कहा कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, हो सकता है यानी शायद आप बड़े हो जाओ तो मेरा जो कारखाना बने तो शायद उसमें काम करो। अब केशव को कारखाना समझ में नहीं आया, तो उसने क्या कहा, कारखाना, कैसा कारखाना। सो कारखाना क्या होता है, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। ये किसने कहा, बादशाह अकबर ने केशव से कहा। तो कारखाना यानी जिसे हम फैक्ट्रीज या फिर निर्माणशाला कहते हैं, जहाँ पर जो कोई भी सामान बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसे हम निर्माणशाला या कारखाना कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि जब मैं ये बनवाऊंगा तो इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, जब मेरा कारखाना होगा तो वहां पर सबसे बढ़िया फनकार यानी कलाकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार यानी जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर हैं, वो होंगे। गलीचों के बुनकर, गलीचो यानी बच्चों जो मैट्स होती हैं, कालीन जिसे कहते हैं, उनको बनाने वाले, जो बुनने वाले, उसे बुनकर। संगत राश यानी जो सेम जो पत्थरों पे जो काम करते हैं, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, यानी जैसे पत्थरों पे डिजाइन से बनाने वाले और लकड़ी पे भी सेम जो बनाते हैं, तो उसे हम ये लकड़ी और पत्थर पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे, यानी उनके वहां कारखाने में इन सबको वो अवसर देंगे। केशव का चेहरा चमक उठा था। तो केशव जो था, खुशी से उसका चेहरा क्या हो रहा था, देखिए, चमक उठा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो उसने क्या कहा कि हाँ, मैं वहां पे जरूर काम करूंगा। ये किसने कहा, केशव ने कहा। तो ये पार्ट में महल, आगरे के महल का जिक्र है यहाँ पर, जो बन रहा था। ये आगरे का जो है महल है, देखिए यहाँ पे सीकरी जिसे। अकबर उठ खड़े हुए। तो जब बात हो गई इन लोगों की, तो अकबर जो है उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। यानी उन्होंने जो है केशव के जो पीठ है या कंधा है, उसको थपथपाया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, टैप योर बैक। तो ऐसे जैसे किसी को प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उसने भी वैसे ही किया बादशाह अकबर ने। और उससे क्या कहा, अपना काम जारी रखो, मतलब कंटिन्यू करते रहो जो काम कर रहे हो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे। तो केशव ने क्या पूछा, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे। तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब, यहाँ पे देखिए, उत्सुकता का अर्थ यहाँ पे दे रखा है। उत्सुकता यानी बहुत ही जिज्ञासा के साथ। तो उसने पूछा, मैं जरूर, तो उसने क्या कहा, मैं जरूर आऊंगा केशव। उसने आंसर दिया बादशाह अकबर ने कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। संगत रास, इसका अर्थ पहले भी बताया है, जो एक साथ वहां पे जो काम कर रहे थे। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। यानी जो उसके संगत रास थे, बादशाह अकबर के साथ क्या बातें हुई वो उनको बार बार बता रहा था। मुलाकात यानी मिलना किसी से। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था। यानी रात का समय हो गया था, केशव थक गया था, पर आंखों में नींद कहाँ थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। यानी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो जो उसके पिता थे उसके बिस्तर में वो धीरे से गया और पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो प्रसिद्ध यानी फेमस। तो उसके पिता ने क्या कहा, तुम तो अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला,
तो उसने जो बादशाह अकबर ने जो कहा था वही उसने अपने पिता को बताया। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही। तो केशव ने क्या कहा कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत ही नेक इंसान है, यानी अच्छे इंसान है, गुड पर्सन जिसे आप कहोगे। तो उसके पिता ने सहमति यानी एग्री थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल सही। पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद बच्चों अपने पिता से पूछा कि बादशाह अकबर के पास तो बहुत एक से एक महल है, तो ये आगरा में क्यों एक खूबसूरत महल बनवा रहे हैं, एक सीकरी यानी एक शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने फिर क्या जवाब दे, देखिए पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। उन्होंने कुछ तो पीछे बैक सोचा और उसके बाद फिर बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा शहर बहुत सुंदर शहर है। तो आगरा जो है बहुत ही सुंदर शहर है और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जो आगरा का जो फोर्ट है उसके लिए भी। तो पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है, मैंने सुना है। तो उन्होंने बताया कि इसका एक रीजन है, कारण यानी रीजन। जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। यानी जब बादशाह अकबर की कोई भी संतान यानी कोई भी बच्चा नहीं था, तो उस समय वो बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए, यानी वो बहुत सारे जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, मौलवी हैं या मस्जिद में जो रहते हैं उनके पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए। तो भटकते यानी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां कहाँ गए वो, ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए यानी आगरा में आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो जब वो बादशाह के पास आए बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा बादशाह अकबर से कि उनके एक नहीं तीन संतान होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। तो केशव ने चहकते हुए इन तीनों के नाम गिना दिए। बिल्कुल सही। तो केशव के पिता ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। देखो बच्चों, जब हमें अगर कभी कभी हम कोई विश मांगते हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी भगवान के आगे अगर हम रखते हैं तो पूरी हो जाती है, तो हम मंदिर टेम्पल जाकर कहते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, ये डोनेट करेंगे, ये दान करेंगे या ये बनवाएंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। यानी केशव को अब समझ में आ गया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो उसके पिता ने क्या कहा, हाँ इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं और ये जो महल बनेगा उसके लिए हम लोग पत्थर जो है तराश रहे हैं, यानी पत्थरों पे डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए यानी केशव उन्नीदी आवाज में बोला। जो केशव था और सोते हुए, जैसे हम सो जाते हैं ऐसे आवाज आती है, तो सेम ऐसी आवाज में वह बोला। उन्नीदी आवाज यानी नींद से भरा हुआ, जिसे नींद आ रही हो उसे। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। तो उसके फादर जो पिता थे उसने देखा कि जो उनका बेटा था वो अब सो गया है, यानी सपनों में खो गया है।
तो बच्चों ये कहानी थी नन्हा फनकार की। तो यहाँ पे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं एक बार। उसके बाद देखिए, मुख्य बिंदु, मैं हूं नन्हा फनकार, मेरा नाम है केशव। तो नन्हा फनकार जो था उसका नाम क्या था? केशव। मैं पत्थर की घंटियों पर नक्काशी करता हूँ। तो वो क्या करता था? पत्थर की घंटियों पे नक्काशी करता था। मैं आगरा में रहता हूँ। वो कहाँ रहता था? आगरा में। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, ये आए हैं पाठ में। देखिए, जब बादशाह ने उस बच्चे की तारीफ की थी, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो केशव ने उत्तर दिया, हाँ बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि ये वाक्य किसने किससे कहा। देखिए, केशव, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। यह सुनकर केशव का चेहरा चमक उठा। तो ये किसने कहा था? बादशाह ने केशव से कहा था। तो ये याद रखिएगा। देखिए, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। एक दिन राजा अकबर या बादशाह अकबर मेरे पास आए, मेरी नक्काशी की बहुत तारीफ की, मेरे साथ बैठकर नक्काशी भी की। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तो ये केशव के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आज की वीडियो में हमने भाग 1 किया है और भाग 2 में हम पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज के साथ प्रस्तुत होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।